जय हिंद दोस्तों। पहले एफोरिज्म में आपका जो रिस्पांस था मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी पर मोटिवेट होकर मैंने सोचा क्यों ना 291 के सारे एफोरिज्म का एक एक का डिस्क्राइब और शॉर्टेस्ट मैं उसका डिस्क्रिप्शन करने लगूँ। इसी कड़ी में आपको मैं बताऊं, अगर किसी एफोरिज्म को डिटेल जानना है तो आपको मेरा लॉन्ग वीडियो देखना होगा। अगर आपको शॉर्ट रिवीजन करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ये सोचो साला प्रोफेसर कोई पूछ ले क्या बोलेंगे उसको, बस उसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरे दो स्ट्रैटेजी रहेंगी। एक स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि उसका लॉन्ग वीडियो बनाना और एक स्ट्रैटेजी रहेगी उसका शॉर्ट वीडियो बनाना। तो शॉर्ट वीडियो मतलब 1 मिनट के रहेंगे, इट इज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और दूसरा, अगर आपको डिटेल जानना हो तो आपको वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। तो पहले एफोरिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई बुड्ढा मास्टर पूछे, प्रोफेसर पूछे क्या होता है पहला एफोरिज्म, तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, एकदम सेट होना चाहिए। यस, फिजिशियन का जो हाईएस्ट एंड ओनली मिशन होता है वो क्या होता है? रिस्टोरेशन सिक टू हेल्थ, मतलब बीमार से हेल्थ में करना और क्या करना? क्योर करना, इन क्यूरेटिव वे में करना, एज ए टर्म जो जैसा वो पहले था। दिस इज अ सिंपल मीनिंग। आपको बाकी चीजें मैंने फर्स्ट में बताई हैं। इसी के कड़ी में आज मैं बात करूंगा एफोरिज्म नंबर 2 की। तो एफोरिज्म नंबर 2 में शुरुआत करने के पहले आपका दिमाग ये हमेशा होना चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल थिंग्स, मुझे कैसे आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए मैंने बताया एफोरिज्म 2। देखो, एफोरिज्म 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। इस एफोरिज्म 2 में क्या थे? जैसे एफोरिज्म में 3 कंपोनेंट थे, एक फिजिशियन था, एक सिक पर्सन था और सिक टू एक हेल्दी पर्सन था। मतलब सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन करने के लिए बाय किसके द्वारा होता था? फिजिशियन के द्वारा। तो उसमें कितने कंपोनेंट थे? उसमें 3 कंपोनेंट थे। ऐसे एफोरिज्म नंबर 2 में भी कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। और वो 3 कंपोनेंट को मैं बारी बारी से लिख रहा हूं कि क्या होंगे। जैसे द क्योर, यहां पे पहला कंपोनेंट की बात करता हूं। पहला कंपोनेंट है द क्योर, ठीक है। द क्योर जो इलाज है वो कैसे होनी चाहिए? इट मस्ट बी, द क्योर मस्ट बी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्योर मस्ट बी पीजीआर होना चाहिए। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीजीआर। पी मतलब क्या था? परमानेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमानेंट। आता ही समझ में? जी से क्या हो जाने? एक जेंटल होता है, मतलब दयालुपन होना चाहिए, जेंटलनेस में होना चाहिए, ठीक है ना। जी से हो जाएगा जेंटल, ठीक है ना, मतलब परमानेंट होना चाहिए, जेंटली होना चाहिए। और आर से हो जाएगा रैपिड होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको क्या रखना है? क्योर मस्ट बी पीजीआर। क्या बोलोगे? क्योर मस्ट बी पीजीआर, परमानेंट, जेंटल एंड रैपिड होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर एफोरिज्म की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, आगे बोला जैसे बोलते हैं द क्योर मीन्स। देखो इस क्योर का मतलब क्या है? यहां पर फिर से मैं दूसरा मीनिंग कर रहा हूं। क्योर मीन्स मतलब क्या है? क्योर मीन्स क्या मीन्स होना ना? रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज इन होल एक्सटेंट। ध्यान से सुनना, क्योर का मीन्स क्या होता है? ये तो रिमूवल, हटाओ, रिमूवल एंड एनी, देखो स्पेलिंग पे ध्यान, ANNI, एनहिलेशन, ठीक है ना। अब यही प्रॉब्लम करेगा, इसका मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश, विनाश कर देना, टिंग टिंग, खत्म कर देना है तो मार डोल डालना। हाँ, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज, बीमारी को। हाँ, होता ही समझ में। आगे क्या लिखा हो? इन होल एक्सटेंट, होल मतलब कंप्लीटली, ठीक है ना, होल एक्सटेंट, पूर्ण रूप से। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट क्या हो गया? पीजीआर। दूसरा कंपोनेंट हो गया RA, रिमूवल ऑफ, देखो रिमूवल एनिलेशन ऑफ डी, मतलब आप ये बोल सकते हो RAD, रेड, होता था रेड पड़ गया ना, कहां पे हो? रेड पड़ गया। तो देखो रिमूवल एनिलेशन ऑफ डिजीज, रेड हो गया। और पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा एफोरिज्म का जो सबसे 3 पॉइंट है, वो एफोरिज्म 3 में हो जाएगा कि द क्योर मस्ट बी। ध्यान से सुनना, क्योर मस्ट बी, क्योर मस्ट बी क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनो, बहुत जल्दी होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि और क्या होना चाहिए? मोस्ट रिलायबल। इसको मैं कह रहा हूं मोस्ट रिलायबल, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? मोस्ट हार्मलेस, हार्मलेस। और अगर एक चीज की बात करूं कि जो क्योर मस्ट बी शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, इजिली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल, जो किस पर होना चाहिए? यहां पर मैं बोल रहा हूं इजिली कॉम्प्रीहेंसिबल। यार कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी यार, माफ करना। थोड़ा सा कैमरे के सामने जब बोलते हैं ना तो थोड़ा स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो जाता है। इजिली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आया। अब अगर आप 3 कंपोनेंट देखोगे, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पीजीआर। दूसरा क्या हो जाएगा? रेड मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल एनिलेशन ऑफ डिजीज। और तीसरा हो जाएगा, आप बोल सकते हो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोस्ट MR होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल हो, मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, ये हो जाए MH होना चाहिए, ठीक है ना। और हो जाए इजिली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल, ECP, ठीक है ना। तो अगर इसको याद करना हो तो इसको आप इस तरह से याद कर लेना। क्या? देखो ध्यान से, क्या ऐसे हो जाएगा? MR मतलब मोस्ट रिलायबल, फिर EMHS, ठीक है ना,
MHS वो मेलन वो हार्मोन्स नहीं है, ये हो जाएगा मोस्ट हार्मलेस, यस हो जाएगा शॉर्टेस्ट, और ये हो जाएगा ECP, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने में रखना होगा एफोरिज्म नंबर 2 को। क्या होना चाहिए? PGR होना चाहिए, परमानेंट होना, जेंटल रैपिड होना चाहिए। R से हो जाएगा रिमूवल, R से हो जाएगा आपका रिमूवल, एनिलेशन ऑफ डिजीज इन द होल एक्सटेंट कंप्लीट रूप से। और तीसरा जो क्योर होना चाहिए वो मस्ट बी शॉर्ट, मोस्ट रिलायबल, या MR MHS ECP, ठीक है ना। तो मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, इजिली कंप्रीहेंसेबल प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर जो कठिन मीनिंग है कंप्रीहेंसेबल, मतलब समझने योग्य, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कठिन वर्ड में बना दो, ठीक है ना। तो ये एफोरिज्म नंबर 2 करता है। अगर एफोरिज्म 2 कर देगा तो आपको एफोरिज्म में जो निमोनिक्स याद करोगे वो निमोनिक्स का तरीका बस यही होगा ना, ठीक है। निमोनिक्स का तरीका हो जाना है ऐसे PGRRADMRM YHS, ठीक है ना, और हो जाएगा ECP। दिस इज द मेन निमोनिक्स। परमानेंट, जेंटल, रैपिड, रिमूवल ऑफ एनिलेशन ऑफ डिजीज, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस, शॉर्टेस्ट, इजियल कंप्रेसिबल प्रिंसिपल। आसानी से याद हो जाएगा। यही तो है भाई एफोरिज्म नंबर 2। अब देखो डिटेल आ जाए लिखने के लिए तो मैं कहता हूं मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो डिटेल के लिए शुरू करते हैं कि एक एक का मतलब समझते हैं ये क्या है, बाकी यही है। नोट कर लेना यार, PGR RAD, कोई रास्ते में चलते रहो सो बोलो PGR RAD MH है, ऐसे बोलते हो PGR RAD MR MHS ECP, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा है? ऐसे करोगे आ जाएगा। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनो, ये दिस इज द मेन है। निमोनिक्स याद करो, एक बार क्लिक कर लेना फोटो, टाक टोक टिक, ठीक है ना, कर लो PGR RAD MR MHS। तो ये है हमारा निमोनिक्स, ये है हमारा निमोनिक्स। अब सवाल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करते हैं कि क्योर क्या है, मस्ट बी PGR। अब कहते हैं एक सवाल आया, अब तीनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात कर ले, ध्यान से सुन लो भाई। अरे सुन लो थोड़ा सा यार, जब अच्छा लगे तो कुछ बोल दिया करना है। वैसे थैंक यू, पहला वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब बात करते हैं क्योर, टिन। अब इसको मैं कह रहा हूं वाई, एक शब्द मैं लिखा हूं वाई, जेंटल, बहुत अच्छी बात है। जेंटल मतलब है दयालु, क्यूरेटिव वे में तो थोड़ा दयालु रखना चाहिए। देखो आपको मैं बताऊं इसका अर्थ क्या है। देखो पहला तो हो गया भाई, अगर आपको एफोरिज्म नंबर 1 है तो हो गया। अब थोड़ा सा इसमें बकचोदी करेंगे। बकचोदी मतलब समझे, इसको मेडिकल के लैंग्वेज में बकचोदी मतलब होता है डिटेल एक्सप्रेशन। तो वाई जेंटल का मतलब एक है दयालु पर। तो हनीमैन यार बहुत बड़ा टेढ़ा खोपड़ी का आदमी था, वो बहुत दूर की बात सोचता था। वो सोचता था कि एक बात बताओ, कोई आदमी पहले से बीमार है और अगर उसको उसके साथ दयालुता मतलब उसके साथ आराम से हम सब बात नहीं करेंगे तो पहले तो बीमारी उसको परेशान की है और तुम उल्टा सीधे तरीके से उसको परेशान कर दो, तो उसके लिए बहुत ही क्रूएल मेथड के लिए मतलब हनीमैन सेटिस्फाई नहीं था। जैसे क्रूएल मेथड क्या हो जाते हैं, क्रूएल मेथड में सबसे बढ़िया आता है लीच थेरेपी, ठीक है ना। इसको एक आते हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं, आज भी एक बात आती है कि इस पर मैं आपको बोलता हूँ वाई जेंटल ना, तो मैं बोलता हूं कि हनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो थे वो क्या थे, डिससेटिस्फाई क्रूअल ट्रीटमेंट मेथड। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो थे वो क्या थे, वो क्रूअल मेथड से क्रूअल मेथड ऑफ क्रूअल थेरेपेटिक मेथड या क्रूअल ट्रीटमेंट मेथड, ट्रीटमेंट जो क्रूअल ट्रीटमेंट मेथड से वो डिससेटिस्फाई थे। क्या थे वो, डिससेटिस्फाइड, वो खुश नहीं थे। और डिससेटिस्फाई में आपको ये ऐसे कार्टून सा इमोजी बना सकते हो, ये लो टांग टुंग नाक बना दो, ये दोनों मिला कहेगा नकवा तो साला 2 छेद होता है, तुम एक ही बनाया, अरे साला एक लोप हो गया है, ठीक है ना। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो क्रूएल मेथड, अब सवाल आया कि क्रूएल मेथड क्या होते हैं। तो इस क्रूएल मेथड में मैं पहली बात बताऊं, एक होता है लीच थेरेपी। आपने जोंक का नाम सुना है, लीच एप्लीकेशन, लीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लीच थेरेपी ये है कि आज भी प्लास्टिक सर्जरी में, टुडे 2 नाम मैं बोल रहा हूं, प्लास्टिक सर्जरी में और माइक्रो, इसको आप बोल सकते हो माइक्रो सर्जरी में, ठीक है ना। प्लास्टिक सर्जरी और माइक्रो सर्जरी में इस जोंक का इस्तेमाल किया जाता है, लीच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लीच के द्वारा 2 चीज़ मतलब जो केमिकल निकलता है वो पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर का होता है। वो क्या होता है, वो पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर का होता है, हिरोडिन, ठीक है ना, प्रोटीन नेचर का होता है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा केमिकल है, एंटीकोगुलेंट है, या फिर आप ये बोलोगे एक प्रकार का ये
एंटी कोगुलेंट होता है, और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, आप ये बोल सकते हो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। तो ब्लड के क्लॉटिंग को रोक देता है, ठीक है ना। तो आजकल भी इसका इस्तेमाल करता है। तो वही डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ये बोल रहे थे कि ऊपर से बंदा खुद बीमार है और उसको तुम अलग से और हार्म पहुंचा रहे हो, तो क्रूएल मेथड ना, जो निर्दयीपन मेथड है, ये डॉक्टर सैमुअल हनीमैन इसको नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वाइजेंट, इसीलिए दयालु होना चाहिए। ऐसे एक और टर्म आती है, आपने नाम सुना होगा, वेनेसेक्शन। क्या होता है, आप ये बोल सकते हो वेनेसेक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम याद करना पड़ेगा आपको। वेनेसेक्शन कुछ नहीं है, जब डॉक्टर आपके हाथ में सिरिंज डालकर खून खान निकाल लेता है, उसी को बोलते हैं वेनेसेक्शन। तो एक वेनेसेक्शन में प्रोवाइड बोलते हैं, प्रोवाइड कोई ट्रेंड नर्स या ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, रिमूवल अप्रॉक्सी 450 ml ऑफ ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप ये बोल सकते हो वेनेसेक्शन क्या होता है, मतलब वेन नस के द्वारा आपका जो खून निकाल लिया जाता है। तो किसी ट्रेंड, आजकल तो एलटी वाले लैब टेक्नीशियन वाले खून खान चूस लेते हैं, नर्स होना चाहिए या क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, उसके द्वारा आपके में से 450 ml ब्लड क्या होना चाहिए, सक हो निकाल लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन से, ठीक है ना। तो उस वाले पुर को क्या बोलते हैं, वेनेसेक्शन, ठीक है ना, वेनेसेक्शन। ऐसे एक और चीज़ आता है जिसको ब्लिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर, ब्लिस्टरिंग। ये अक्सर आयुर्वेदा में इस्तेमाल होता है, जिसको जैसे कहीं उसको लोहे का या किसी धातु को गर्म करके ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, टच कराते हैं, जैसे पैर में हुआ, तालू में हुआ, या कहीं कहीं पैरों में कॉर्न हो जाते हैं, जिसे गुलथुल बोलते हैं, ऐसे पैरों में टाइट टाइट हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, तो उस गुलथुल पर मेटल बॉडी से टच कराया जाता है। तो टच कराने पे क्या होता है, ब्लिस्टरिंग हो जाता है। जैसे आप ये बोलोगे झलका पड़ जाना, तो झलका क्या हो जाना, स्किन का एक पार्ट स्वेल हो जाना, उसमें लिक्विड भर जाना। देखो मैं आपको लिख रहा हूँ कि स्किन अपर पार्ट स्वेलअप, अपर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, लिक्विड फिल, ठीक है ना। बस आप इसको हिंदी में समझ जाना, झलका पड़ जाना और फूल जाता है ना। तो ऐसे टेक्निक्स को डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हमेशा क्या बोले थे, इस बात को नकार दिए थे, इसीलिए बोला गया था कि जेंटल होना चाहिए। बात आई समझ में, अरे बात आई समझ में, लीच थेरेपी, वेनेसेक्शन, तो जेंटल का ही। और एक चीज़, इतना बात समझ में आ गया, वेनेसेक्शन हो गया, ब्लिस्टरिंग फॉर्म हो गया, तो इस पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनका ये इस पर मानना नहीं था इन सब बातों पर, इसलिए बोलते थे वो जेंटल होना चाहिए, बहुत ही आरामदायक होना चाहिए। डिजीज़ ऊपर से पहले वो खुद बीमार है, तुम फिर से उसको दबा के खून ले रहे हो, चूस चास ले रहे हो, ऐसा नहीं। तो 4 बातें मैं आपको बोलूँगा, ठीक है ना। 4 बातों पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने अपनी बातें रखी थी। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने 4 बातें बोली थी, और उस 4 बातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात थी कि ये जो अलग से प्रोसेस होते हैं ये पेनफुल होते हैं। क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं। ऊपर से बंदा बीमार है और तुम बाहर से क्या कर रहे हो, पेनफुल कर रहे हो। आगे बात आई, दूसरा चीज़ है, सवाल आया, जब थेरापेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जब थेरापेटिक ट्रीटमेंट से सही हो सकता है, तो फिर नाइफ की ज़रूरत क्यों, चाकू क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट आया कि अक्सर ये हो जाता है रिकर आफ्टर सर्जरी, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने किसी चीज़ की सर्जरी कर दी तो फिर वो दोबारा आएगा नहीं, वापस आ जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात आया कि पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है ना, फ्रॉम डिजीज। तो पेशेंट जो है, पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ऊपर से वो बीमारी से ग्रस्त है, अब आप क्या कर रहे हो, या फिर ये बोलो कि पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, सो ट्रीटमेंट, या फिर इसको आप ऐसे मत, ये 3 तो विरोध किया था, इसको सपोर्ट किया था कि पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, सो फॉर नहीं, डिजीज फॉर ट्रीटमेंट, फॉर जब उसका हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए तो उसका ट्रीटमेंट ना मोस्ट पॉसिबल होना चाहिए जेंटल एंड पेनलेस। फॉर ट्रीटमेंट मोस्ट पॉसिबल, ज़्यादातर ऐसा कोशिश करना चाहिए, मोस्ट पॉसिबल जेंटल होना चाहिए और पेनलेस होना चाहिए, और उसमें कोई पीड़ा ना हो, इसलिए जेंटल का इस्तेमाल किया। तो पहली बात हो गई। ऐसे ऐसे मुझे छोटी छोटी सारी बात करनी है। तो पहला हो गया, इसीलिए मैंने बताया हूँ
कि क्योर होना कैसी चाहिए, जेंटिल होनी चाहिए, मतलब थोड़ा दयालु पूर्वक होना चाहिए हैं, क्योंकि वो पहले से बीमार है। दूसरा बात है, दूसरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो बड़े हैं उसको मैं बोल दे रहा हूँ। दूसरा सवाल आया वाई रैपिड होना चाहिए ना, यहीं पे सवाल होना चाहिए वाई रैपिड, क्यों, तुरंत होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सवाल आया वाई रैपिड, वाई रैपिड, जल्दी क्यों होना चाहिए, जल्दी क्यों होना चाहिए, इसका आंसर आपको बता रहा हूं। लिखा वाई रैपिड, जल्दी क्यों होना चाहिए, इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि अगर जल्दी नहीं हुआ, अगर बीमारी को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो उसकी कॉम्प्लिसिटी बढ़ सकती है, हो सकता है वो बीमारी किसी दूसरे बीमारी का कॉज रीजन बन जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है एक बीमारी बहुत से ज्यादा बीमारियों का रीजन बन सकती है, इसलिए एज इट इज पॉसिबल जितना जल्दी हो जाए उस बीमारी का क्योर होना चाहिए, क्योरेटिव वे में क्योर होना चाहिए, ताकि वो बीमारी आसानी से रिमूव हो सके, आसानी से खत्म हो सके। तो इसका करें मोर डेंजरस द डिजीज मोर हार्म, ठीक है ना। ये भी बोल सकते, कोर मस्ट बी टेकन एज द पॉसिबल बिकॉज ना, क्योंकि जितना ज्यादा इसको आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी, तो पॉइंट नंबर 1 की बात है कि रैपिड बस इसीलिए होना चाहिए क्योंकि मैं यहां पर लिख रहा हूं रैपिड होने का वजह है क्योंकि लॉन्ग टाइम, अगर टाइम ज्यादा हुआ, लॉन्ग टाइम ना, मोर कॉम्प्लिसिटी इन डिजीज, बीमारी में कॉम्प्लिसिटी बढ़ने लगेगी, एंड अदर डिजीज कैन बी कॉज, ठीक है ना। और ज्यादातर अदर ना डिजीज कैन कॉस्ट, दूसरी भी डिजीज हो सकती हैं, तो रैपिड होनी चाहिए। और दूसरी शब्द आया हाउ परमानेंट, परमानेंट कैसे होए, ठीक है ना। तीसरी बात आई हाउ परमानेंट, तो परमानेंट कैसे होनी चाहिए, तो परमानेंट होने के लिए दूसरी बात है कि जो बीमारी है वो कंप्लीट खत्म होना चाहिए। और परमानेंट के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूं कि डिजीज शुड नॉट बी, देखो ध्यान से सुनना, डिजीज आपको मैं पहले अफोरिज्म में बता चुका हूं, डिजीज शुड नॉट नहीं चाहिए, शुड नॉट, 2-3 शब्द मैंने लिखा है, डिजीज शुड नॉट पैलिएशन एंड सप्रेशन, इसको मैंने पहले अफोरिज्म में बहुत अच्छी तरह समझाया है। पैलिएशन मतलब क्या होता है, सप्रेशन मतलब क्या होता है, कि पैलिएशन मतलब ये होता है जब कोई आपको बीमारी हो, आप उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो, जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके साइन और सिम्टम्स उस बीमारी के ख़त्म हो जाते हैं, आपको अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपने उस दवाई से थोड़ा सा अलग हटा, दवाई लेना बंद किया, वापस से वही साइन और सिम्टम फिर से हो जाते हैं, उस पर मतलब टेम्परेरी मेथड होता है, तो उसको बोलते हैं पैलिएशन। तीसरी चीज़ होती है सप्रेशन, जब किसी डिजीज़ का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए, रुक जाए, तो उसको बोलते हैं सप्रेशन। लेकिन ये दोनों तरीके क्या होते हैं, टेम्परेरी क्योर हैं, ना कि परमानेंट हैं, ठीक है ना। परमानेंट तब होता है जब जो सिक पर्सन है, आप रीस्टोरेशन ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ कंडीशन को वो पहले वाली स्थिति में कर ले जैसा वो पहले था, नेचुरली कंडीशन में, उसको बोलते हैं परमानेंट। तो यहीं पर है हाउ परमानेंट, कि डिजीज शुड नॉट, ध्यान रखना मैं यहाँ पे शुड नॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना है, पैलिएशन और सप्रेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आपको बीमारी ठीक हो जाए, बाद में फिर आ जाए। तो प्रीवियस हेल्थ परमानेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्यूरेटिव, पैलिएशन एंड सप्रेशन, बोथ आर थिंग्स, बोथ आर अलग थिंग्स। तो ये हो गया पीसीआर, बात आई समझ में। तो पहला पार्ट हम खत्म किए, रैपिड क्यों होना चाहिए, परमानेंट क्यों होना चाहिए और जेंटल क्यों होना चाहिए। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर, एक्सटेंट पर। पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। दूसरे नंबर पर रेड पर आते हैं, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज इन अ होल एक्सटेंट। कंप्लीट रेड है और रिमूवल एनिलेशन ऑफ डिजीज इन होल एक्सटेंट, ये जो दूसरा कंपोनेंट था होल एक्सटेंट, ठीक है ना। पहला कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए पीसीआर, दूसरा कंपोनेंट आपका हो जाएगा रेड। तो रेड को, तो टाइम ज्यादा टेकन होता है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर रख दिया, आपको समझा दूंगा। रेड क्या है, रेड मतलब रिमूवल, हटा देना, मतलब विनाश कर देना बीमारी को इन द होल एक्सटेंट, पूरे बॉडी से बीमारी को क्या तो हटा देना या तो विनाश कर देना, ठीक है ना। ये आपका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। और कैसे विनाश के क्या सिम्टम्स हो गए, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी से कंप्लीट सिस्टम हट गए हैं। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन से कहते हैं देयर इज नो डिजीज बट सिक पीपल। बहुत अच्छी बात बोले, बहुत अच्छी बात बोली। इसका मतलब आप समझो ना, अगर समझ गए ना तो उसकी फीलिंग पता चलेगी। देयर इज नो डिजीज, ऐसा होता है, आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट द सिक पीपल, पर फिर भी लोग बोले तबीयत खराब। मतलब आप ये बोल सकते हो, बोलेंगे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब आज मेरा कुछ नहीं करने का उनका, जब आप पैथोलॉजिकल या कोई भी प्रकार का जब जांच करोगे तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। बिल्कुल सही बोला था। तो इस बात को आगे लिखा एबनॉर्मल, जैसे लिखा है कि एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल साइन एंड सिम्पटम रिजल्ट ऑफ डिजीज, अक्सर होता है यहां पर, जैसे देयर इज नो डिजीज,
बीमारी नहीं है लेकिन पीपल सिक हैं, लोग बीमार हैं, बिल्कुल सही बात बोला। ऐसा होता है कि क्योंकि डिजीज होने का सबसे बड़ा सिम्टम है कि कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, कोई पैथोलॉजिकल साइन या सिम्टम्स आ जाए, तभी तो किसी बीमारी का रिजल्ट होगा। मतलब आप ये सोचें कि कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो जाए या कोई पैथोलॉजिकल साइन या सिम्टम्स होगा तभी तो डिजीज का पता चलेगा। तो देयर इज यहाँ पर पहले नो डिजीज बट पीपल आर सिक। तो आगे इसी पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आया कि सिकनेस जो बीमारी है मस्ट बी एग्जामिन बाय क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट दैट कॉज द पैथोलॉजिकल चेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर बीमारी को एग्जामिन करना है, सिकनेस को एग्जामिन करना है, तो उसका पैथोलॉजिकल साइन सिम्टम के साथ के पहले आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट करना होगा, क्लिनिकली ऑब्जर्व करना होगा दैट कॉज द पैथोलॉजिकल चेंज। कौन सा ऐसा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है जो उसके पैथोलॉजिकल को चेंज करता है? कोई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस ऐसे होते हैं जिनका कोई पैथोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है, फिर भी वो सिक होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। और चौथी बात आई यहां पे आए कि नेवर फेल। अगर आपको होल एक्सटेंट कंप्लीट रूप से अगर आपको खत्म करना है तो कह रहा है नेवर फेल। क्या? टू नोटिस करना मत भूलो। किस चीज को मत भूलो? टर्मिनल सिम्टम्स। किसी बीमारी का अंतिम खत्म क्या सिम्टम्स होता है? उसका फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी का सिम्टम्स क्या है, 3 आया। और उसका मेंटल सिम्टम, मतलब जैसा वो हेल्दी पोजीशन में था क्या वैसे ही बिहेव कर रहा है या नहीं। या दूसरा एक आता है सेंसोरियम। सेंसोरियम मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय। क्या होता है सेंसोरियम? मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय। मतलब 3 बातें, यहां पर 4 बातें आ गई हैं। टी टर्मिनल, टीपी, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल, यम, और आ जाएगा यस ना। तो आप ये बोल सकते हैं पीएमटीएस। तो इसको हिंट मार लो, पीएमटीएस मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मेंटल सिस्टम, टर्मिनल सिस्टम और सेंसोरियम सिस्टम को भी यूजफुल होते हैं। अगर आपको किसी बीमारी को होल एक्सटेंट में खत्म करना है तो एमपीटीएस करना पड़ेगा। एमपीटीएस मतलब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स उसका देखना होगा, मेंटल सिम्टम देखना होगा, टर्मिनल सिम्टम देखना होगा, सेंसोरियम सिस्टम देखना पड़ेगा। तो ये पीटीएम्स कर लोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आएगा रिमूवल एनिलेशन ऑफ डिजीज इन द होल एक्सटेंट, कंपोनेंट नंबर 2। 4 बातें हनीमैन ने कहा। ऐसा हो सकता है नो बीमारी हो फिर भी पीपल हो जाए। बीमारी कब होती है? जब कोई एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल साइन सिम्टम होते हैं तब रिजल्ट होते हैं किसी बीमारी का। कभी उसके पैथोलॉजिकल चेंज ऑफ पेशेंट देखने के लिए आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। और लास्ट बात है कि आपको पीएमटीएस देखना पड़ेगा। पी फिजियोलॉजिकल, पीएम मेंटल, टर्मिनल एंड सेंसोरियम सिम्टम देखना पड़ेगा। ये बात आएगी पॉइंट नंबर कंपोनेंट नंबर 2 पे। अब बात करते हैं कंपोनेंट नंबर 3 पर कि क्योर कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, इजीली कंप्रीहेंसिबल होना चाहिए। तो इस बात को हम करते हैं रफ और पहुंचते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट हमारा होगा धूम धड़ाका धूम धूम। भाई देखो ऐसा होता है ना, कैमरे के सामने ना बहुत सी चीजें भूल जाती है, पर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आइडियल क्योर जो है, आइडियल जो क्योर है, देखो बहुत आसानी भाषा में तीसरा कंपोनेंट की बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि इलाज करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसीड्यूर होना चाहिए। शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट आप रूट अपना करना चाहिए कि बीमारी खत्म हो जाए। पहला चीज़ है शॉर्टेस्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम टेकन कम होगा, ठीक है ना। जितना कम टाइम लगेगा बीमारी को खत्म करने में, कॉम्प्लिसिटी के चांस उतने कम हो जाएंगे। दूसरा मोस्ट रिलायबल, एमआर, मोस्ट रिलायबल, जो सबसे ज़्यादा योग्य हो, ठीक है ना, वही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है ना, तो उस बीमारी को आप घुमा टहला के यूं अपना घुमा टहला के तब उसको ठीक कर रहे हो। अगर इसको डायरेक्ट मतलब आप ये बोल सकते हो मोस्ट रिलायबल, जितना उचित है उतना ही करना चाहिए, इसलिए मोस्ट रिलायबल। और तीसरी बात आई कि मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेशेंट है, जो सफरिंग पेशेंट है, उसको कम से कम प्रॉब्लम हो। मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये बचा, हार्मलेस कम होना चाहिए, उसके लिए नुकसान कम है क्योंकि वो पहले से सफरिंग कर रहा है। और तीसरी जो सबसे अंत ईजिली कंप्रीहेंसिबल, ठीक है ना, ईजिली कंप्रीहेंसिबल, ठीक है, कंप्रीहेंसिबल, जो आसानी से समझने योग्य, इसको प्रिंसिपल मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कंप्रीहेंस, समझने योग्य, ठीक है ना, समझने योग्य। ऐसा नहीं होना चाहिए इसको ऐसा समझाने लगो ना कि वो बेचारा वैसे मर जाए आधा सुनते सुनते कि अरे बाप इतना माइलस होगा। और ये बात आई। और सबसे एक अच्छी पॉइंट आया है, तो बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर। तीसरा कंपोनेंट है कि जो क्योर है वो होना चाहिए शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, इजीली कंप्रेसिबल होना चाहिए। अब इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा हमारा अलग से पॉइंट है, समझने के लिए है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बस इससे रिलेटेड भी है। क्योर इज डिपेंडेंट, जो हमारा क्योर है, जो इलाज है, इज डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूरेट प्रिंसिपल। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ये नहीं कहा था कि क्योर मुंह उठाए जिस पर जैसे जो चाहे अप्लाई कर दो। क्योर का एक एक्यूरेट प्रिंसिपल है। क्योर कभी भी, क्योर इज नॉट एक्सीडेंटल,
इज नॉट, ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, इन नॉट जिसको स्पेक्चुलेशन, इस एक होता है अटकलबाजी, ठीक है ना, जैसे होना ये नहीं तो ये कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो जो क्योर है ना कोई एक्सीडेंटल है, ना कोई विचार का है कि भाई ये नहीं तो ये, कोई अटकलबाजी नहीं। स्पेक्चुलेशन मतलब होता है अटकलबाजी। अटकलबाजी मतलब ऐसा मत समझो क्योर को इतना आसानी से समझने की जरूरत नहीं है कि क्योर का कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि क्योर बोल दे कि नहीं ये कर लो, ऐसे ऐसे नहीं। क्योर का एक साइंटिफिक वर्जन है, एक साइंटिफिक मेथड है, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्यूरेट प्रिंसिपल है, उस पर काम करता है। एक्यूरेट प्रिंसिपल का अगर इसी पर बात करेंगे तो ये सात बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एक समझने के लिए कि हमारी बॉडी में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो वर्क कैसे करती है। अगर ये 7 पॉइंट आपसे समझ गए ना तो आप उत्तर हर चीज का जान जाओगे कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने क्या बात बोला था। पहला बात ये आया कि मैन इज द पार्ट ऑफ द नेचर। आदमी जो है, हम ही तो बीमार होते हैं, हम क्या है, एक नेचर के पार्ट है, ठीक है ना। मैन यहां पर आया कि मैन जो आदमी है इज द पार्ट ऑफ द नेचर, ये नेचर का पार्ट है। और इसी पर पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर वो नेचर का पार्ट है तो जो डिजीज फोर्स हैं उनको देखो मियाज्म बोला जाता है। मियाज्म के आगे ऐसे 3 लगा देना। मियाज 3 टाइप के होते हैं, एक आपका सोरा होता है, एक आपका साइकोसिस होता है, एक आपका सिफिलिस होता है। तो आपको मैं बता दूं ऐसे हिंट के लिए, एक आपका सोरा होता है मियाज, एक होता है साइकोसिस, एक आपका होता है साइकोसिस, और एक होता है आपका सिफिलिस, ठीक है ना। वो बीमारी वाला ऐसे बोल दोगे सिफिलिस, ठीक है ना। तो मियाज 3 टाइप के होते हैं, सोरा जिसको ईचिंग मियाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, और साइकोसिस को गोनोरियल मियाज्म बोलते हैं, इसको कैंकर मियाज्म बोलते हैं। आगे हम जब इसमें मियाज्म समझाएंगे तो बताएंगे कि जो मियाज्म है, जो डिजीज फोर्स है, वो क्या करता है, हमारे डेविएशन कर देता है हमारे नेचर को, हमारे जो बॉडी का जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें डेविएशन करेगा। और जब भी हमारे नेचुरल फिनोमेना का डेविएशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। और आगे लिखा है जो क्योर है इज आल्सो शुड बी ना फॉलोड बाय द नेचुरल प्रोसेस। तो जो क्योर है, यही बात आया कि क्योर एक्सीडेंटल ओपिनियन स्पेक्युलेशन नहीं होता है, क्योर एक क्या होता है, एक्यूरेट प्रिंसिपल होता है। तो क्योर इज आल्सो शुड बी बाय द फॉलोड बाय द नेचुरल प्रोसेस। तो हमारी नेचर ही उसको ठीक भी करती है। अगला पॉइंट आया कि इसी पर होम्योपैथी का जो सिमिली या सिमिलेबस क्यूरेंटर ना, लाइक क्योर लाइक, ठीक है ना, एक जैसे लाइक क्योर लाइक, सिमिलिया सिमिलर, जो इसी को बोला था होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इसको मैं कितना भी समझाऊं ना आपको कम ही समझ में आएगा, बस इतना समझना कि लाइक को पसंद करेगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज दैट अपन ह्यूमन है तो प्रयास ये करेंगे, ह्यूमन वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। तो लाइक क्योर लाइक, हम दूसरे को डायनासोर को कम पसंद करेंगे ना, है कुत्ते उत्ते को कम, अरे वो अलग बात है, पाल पोल लो, है। तो वही बात है सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर, जिसको होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर कहा गया। आगे बोला कि होम्योपैथिकली प्रूव्ड, ऐसी बहुत सी होम्योपैथिकली प्रूव्ड रेमेडीज होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं सिमिलर टू डिजीज स्टेट द पेशेंट टू बी अप्लाई। मतलब ऐसी बहुत सी होम्योपैथिक रेमेडीज तैयार की गई हैं जो किस बीमारी में पेशेंट को लगाना है, ताकि उनका जो नेचर में डेविएशन, उनकी जो बॉडी का नेचुरल डेविएशन आ गया है, वो नेचुरल डेविएशन को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। और बात आते हैं सिमिलर आर्टिफिशियल मेडिसिनल फोर्स, कुछ सिमिलर उसी तरह मेडिसिनल फोर्स स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स। एक शब्द है वाइटल फोर्स टू रिमूव द नेचुरल डिजीज फॉर्म। देखो एक्चुअली क्या करता है, इसका मानना होता है कि हमारी बॉडी का एक वाइटल फोर्स है, ठीक है ना। अगर वाइटल फोर्स में डेविएशन आ जाते हैं तो हमारे में प्रॉब्लम आ जाती है। वो रेमेडीज, वो मेडिसिन या वो आर्टिफिशियल मेडिसिन जो हम इंटेक करते हैं, डोजेस फॉर्म में लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वाइटल फोर्स की जो डिस्टर्बेंस होती है उसको वापस उसी पोजीशन में लाने का काम करता है। और जब हमारा वाइटल फोर्स अपने नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाता है तो वी आर क्योर, वी आर सफरिंग, वी आर डिजीज फ्री मैन, ठीक है ना। बस ऐसा ही कुछ काम करता है। आगे है कि क्योर इज अचीव बाय द ईसीपी। जो क्योर है वो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पर लागू होता है। भाई देखो अपनी ये कोशिश है थोड़ी मोड़ी, बाकी आपको करना है। तो ये इतना पार्ट था, कुछ पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आएगा मुझे भी कम समझ में आता है, कुछ पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर इसका कंक्लूजन की बात करें, थोड़ा सा निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष बहुत ही साफ है कि अगर एफोरिज्म नंबर 2 के बोले तो एफोरिज्म नंबर 2 आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा मोड़ा सुना देना है। और थोड़ा मोड़ा में बस 3 चीज़ें सुना देना, और 3 चीज़ें सुना दोगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, हमारे प्रोफेसर सच कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर इज ऑल द थिंग्स, वही तो सब है। तो अब बात करते हैं, इसको सबको मिटाने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस पर कि अगर आपको एफोरिज्म नंबर 2 का रिवीजन इसको न्यूमेरिक्स फॉर्म में अगर किया जाए तो हम सब क्या सीखे। हम सब एक रैपिड देखो समरी कर लेते हैं, समरी ऑफ एफोरिज्म 2। समरी में आपको याद रखना होगा, पहला पॉइंट याद होना होगा PZR, बात है समझ में। P से परमानेंट होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आया, हमने बात किया था किसके पार, जैसे बोला गया रिमूवल ऑफ कंप्लीट आर एनिलेशन ऑफ डिजीज इन होल एक्सटेंट, ठीक है ना, होल एक्सटेंट। तो होल एक्सटेंट में ही मैंने बात किया था किस चीज का, PMTS ना, PMTS। ये P से क्या था, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, टर्मिनल सिम्टम्स और सेंसोरियन सिम्टम, ठीक है ना। आप इसको डिटेल बीट में कर लेना बात है। तीसरी बात में अगर करेंगे तो तीसरे वाले पॉइंट में क्या याद करने वाला था, तीसरे वाले पॉइंट में आपके लिए आया था कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए, या शॉर्टेस्ट नहीं, पहले MR होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, फिर MHS देखो मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए। तीसरी बात आई। और चौथी बात मैंने आज किया था जो मियाज्म के बारे में, ठीक है ना, मियाज्म के बारे में। तो मियाज्म मैंने कहा 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सोरा, एक होता है साइकोसिस, एक होता है सिफिलिस। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ठीक है। तो मियाज्म क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सोरा, एक होता है साइकोसिस, एक होता है सिफिलिस।
सिफिलिस, ठीक है ना। 16 में क्या हो जाएगा, ईचिंग मियाज, ठीक है ना। और ये जाएगा गोनोरियल मियाज, ये हो जाएगा ईच, ठीक है ना, ईचिंग मियाज, ठीक है ना, ईच मियाज, ईच मियाज, ये क्या हो जाएगा, गोनोरियल, गोनोरियल, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो, गोनो, थोड़ा रियल मियाज कर लेना, कैंकर, CHANCR, कैंकर, कैंकर मियाज, यम से मियाज हो जाएगा। तो 3 टाइप के होंगे, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है एफोरिज्म नंबर 3 में यही, ठीक है ना, PGR, ये। तो वीडियो अच्छा लगे, जय हिंद।